हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियन आप सभी का स्वागत करता हूं BHDAE 182 के इस वीडियो सेशन में। आज का जो ये वीडियो सेशन है दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम लोग चैप्टर 5 का डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही आ चुका है और आज का जो ये वीडियो सेशन होगा इस चैप्टर के डिस्कशन का लास्ट सेशन होगा और इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। और दोस्तों ये वाला जो वीडियो सेशन होगा काफ़ी बड़ा नहीं होगा, काफ़ी छोटा सा वीडियो सेशन होगा और इस वीडियो सेशन में हम लोग केवल 2 टॉपिक की चर्चा करेंगे कि आखिर मुंह के किस किस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है और फिर हम ये देखेंगे कि आखिर उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भेद कौन कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम लोग वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का ये जो वीडियो सेशन होगा टोटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। डिस्कशन का सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों ध्वनि उत्पत्ति के स्थान, अर्थात मुंह के किस किस भाग से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों इस पुस्तक के अनुसार मूल रूप से मुंह के 22 भाग से वर्णों की अथवा ध्वनियों की उत्पत्ति होती है, लेकिन कुछ कुछ पुस्तक में 23, किसी में 24, किसी में 21, किसी में 20 भी दिए हुए रहते हैं। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल और केवल एक फॉर्मेट है या जिसे हम कह सकते हैं प्रतिरूप है, जिसके माध्यम से लोग ध्वनि उत्पत्ति के स्थान को अच्छे से समझ पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है कंठमार्ग। कंठमार्ग से भी वर्णों अथवा ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। दूसरा है भोजन नलिका। भोजन नलिका से भी वर्णों अथवा ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। तीसरा है स्वर यंत्र। चौथा है स्वरतंत्री। पांचवा है स्वर यंत्र मुख। छठा है अभिकाकल। सातवां है नासिका विवर। आठवां है मुख विवर। नौवां है अली जिह्वा। 10वां है कंठ। 11वां है कोमल तालु। 12वां है मूर्धा। 13वां है कठोर तालु। 14वां है वर्ष। 15वां है दांत। 16वां है ओष्ठ। 17वां है जिह्वा माध्य। 18वां है जिह्वा नोक और 19वां है जिह्वा अग्र। 20वां है जिह्वा। 21 है जिह्वा पश्च और 22 है जिह्वा मूल। दोस्तों ये जो फिगर है, इस फिगर के माध्यम से इन सभी नामों को दर्शाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं इस फिगर में अच्छे से दर्शा नहीं पाऊंगा इन सभी उच्चारण अवयवों को। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो फिगर बनाई गई है ये अच्छे से और कंप्लीट तरीके से नहीं बनाई गई है, इस वजह से आप लोग अच्छे से यहाँ समझ नहीं पाएंगे। अभी मैंने संक्षेप में आप लोगों को बता दिया, यही काफ़ी। अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत होती है तो मैं आप लोगों को एक अच्छे से फिगर में इन्हीं सारी चीज़ों को बना करके फिर से बता दूंगा। बस आप लोग एक बार कमेंट में मेंशन कर देना कि सर मुझे समझ नहीं आ रही है। दोस्तों मनुष्य किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मूलाधार से वायु को ऊपर की ओर उठाते हैं और फिर वायु की सहायता से जीवा को उस स्थान तक ले जाते हैं जहां से वर्ण विशेष की उत्पत्ति होती है। तो मनुष्य के इस प्रकार के वायु चालन संबंधी क्रिया को ही प्रयत्न की संज्ञा दी जाती है और जिस स्थान से वर्ण का उच्चारण होता है वही स्थान उच्चारण स्थान के नाम से जाना जाता है। और साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उच्चारण के समय मुंह के भीतर से आती हुई श्वास वायु को मुंह के अलग अलग भागों में विकृत करके बाहर निकाला जाता है और जिन अवयवों के द्वारा इस प्रकार की क्रिया की जाती है, अर्थात जिन अवयवों के द्वारा मुंह में मौजूद वायु को इधर उधर घुमाया फिराया जाता है, उन्हीं अवयवों को उच्चारण अवयव कहते हैं और उन्हीं अवयवों के द्वारा जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम लोग उच्चारण स्थान की संज्ञा देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग ध्वनि उत्पत्ति के स्थान को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए नीचे दूसरा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जो टॉपिक है दोस्तों इसका नाम है उच्चारण के स्थान पर वर्णों के भेद। दोस्तों मूल रूप से अगर उच्चारण के स्थान को आधार माने तो वर्णों के अवरोध स्थान मुख्यतः कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ और नासिका हैं और इन्हीं के अनुसार इनके भेदों का नामकरण मुख्य रूप से
कंठ तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और अनुनासिक माने जाते हैं। अब हम लोग इन सभी की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्वर यंत्रमुखी के बारे में। तो वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर यंत्रमुख की सहायता से किया जाता है उसे हम लोग स्वर यंत्रमुखी की संज्ञा देते हैं। और कुछ व्याकरणिक विद्वान जो है इसे काकल्य स्वर तंत्रीय अथवा उरस्य जैसे नामों से भी पुकारते हैं। और हिंदी वर्णमाला में केवल ह वर्ण इस श्रेणी में आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंठ वर्ण के बारे में। तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है उसे हम लोग कंठ वर्ण की संज्ञा देते हैं। और इन वर्णों का उच्चारण कंठ पर जिह्वा के अवरोध अथवा रुकावट से होता है। और कंठ वर्ण मूल रूप से जिह्वा के पिछले भाग के सहारे उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें कोमल तालव्य भी कहा जाता है। और इन कंठ वर्णों की श्रेणी में ओ आ विसर्ग के साथ साथ कवर्ग के सभी व्यंजन शामिल है। और कुछ विद्वान जो है दोस्तों ह को भी इसी वर्ग में रखते हैं। मतलब स्वर यंत्रमुखी का जो ह है उसको भी कुछ विद्वान कंठ वर्ण में ही रखते हैं। और इसी वजह से संस्कृत में इसके लिए एक सूत्र है जिसे हम लोग अकुह विसर्जनीयाना कंठा के नाम से जानते हैं। और अकुह विसर्जनीयाना कंठा का मतलब है ओ से हो गया ओ का उच्चारण स्थान, कु से हो गया कवर्ग, और ओ के साथ आ भी आता है, और हो से हो गया जैसे अकुह। तो अकुह में ओ हो गया, आ हो गया, कु से कवर्ग हो गया, हो से हो गया, और विसर्ज से विसर्ग हो गया। तो ये सभी के उच्चारण स्थान कंठ से होते हैं संस्कृत के सूत्र के मुताबिक। अब हम लोग तालव्य वर्ण के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा PDF को नीचे कर देता हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में तालु की सहायता ली जाती है उन वर्णों को हम लोग तालव्य वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। और तालव्य वर्णों का उच्चारण तालु पर जिह्वा के स्पर्श के वजह से होता है। और तालव्य वर्ण के अंतर्गत हर्षई, दुर्घई, चवर्ग और अंतस्थ के य और उष्म व्यंजन के तालव्य स शामिल हैं। और संस्कृत में इसी तालव्य वर्ण के लिए एक सूत्र है जिसे हम लोग इचु या सानन तालु के नाम से जानते हैं। वैसे संस्कृत के सूत्रों की चर्चा मैं आप लोगों से विस्तार पूर्वक अगले वीडियोस में कर दूंगा। और उन संस्कृत सूत्रों को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोगों को वर्ण के उच्चारण स्थान को याद करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मूर्धन्य वर्ण के बारे में। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मूर्धा की सहायता ली जाती है उन्हें मूर्धन्य वर्ण की संज्ञा देते हैं। और इस मूर्धन्य वर्ण का उच्चारण मूर्धा पर जिह्वा के स्पर्श से संभव हो पाता है। और हिंदी में री, तवर्ग, रो और तालव्य स को मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। और संस्कृत में मूर्धन्य वर्ण के लिए एक सूत्र भी है जिसे हम लोग ऋटुर साणांग मूर्धा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ओष्ठ्य वर्ण की बात कर लेते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ की सहायता ली जाती है उन वर्णों को ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। और कभी कभी इन वर्णों को दंतोष्ठ्य भी कहा जाता है। और ओष्ठ्य वर्णों का उच्चारण दोनों ओठों की सहायता से संभव हो पाता है। और ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत हर्षेउ, दुर्घेउ, पवर्ग वर्ण आते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए संस्कृत में एक सूत्र है जिसे हम लोग उप मध्यानाम ओष्ठों के नाम से जानते हैं। अब हम लोग दंत्य वर्णों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो जिन वर्णों के उच्चारण में दांत की सहायता ली जाती है उन वर्णों को हम लोग दंत्य वर्ण की संज्ञा देते हैं। और दंत्य वर्णों का उच्चारण दांतों पर जिह्वा के लगने के सहयोग से संभव हो पाता है। और दंत्य वर्ण के अंतर्गत पूरा का पूरा तवर्ग आता है, साथ में लो और दंत स्व आता है। और संस्कृत में इसी दंत्य वर्ण के लिए एक सूत्र है जिसे हम लोग वकारस्य दंतोष्ठम के नाम से जानते हैं। अब हम लोग वर्त्स्य वर्ण की बात कर लेते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वर्त्स्य यानी मसूड़े की सहायता ली जाती है उन वर्णों को हम लोग वर्त्स्य वर्ण की संज्ञा देते हैं। और वर्त्स्य वर्णों का उच्चारण मसूड़े और जिह्वा के अगले भाग की सहायता से होता है। और इन वर्त्स्य वर्णों के अंतर्गत लो, दंत स्व और रो शामिल हैं। और कुछ विद्वान जो है इन वर्त्स्य वर्णों को दंत्य वर्णों के अंतर्गत ही रखते हैं। अब हम लोग कंठ तालव्य वर्णों की बात कर लेते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ एवं तालु दोनों की सहायता सम्मिलित रूप से ली जाती है वैसे वर्णों को हम लोग कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। और कंठ तालव्य वर्णों का उच्चारण
कंठ और तालु पर जिह्वा के स्पर्श के होने की वजह से होता है और कंठ तालव्य वर्ण के अंतर्गत ए तथा ऐ स्वर शामिल है और संस्कृत में इसके लिए एक स्वर भी है जिसे हम लोग एदितो कंठ तालु की संज्ञा देते हैं। अब हम लोग कंठोष्ठ वर्णों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंठ और ओठ दोनों की सहायता सम्मिलित रूप से ली जाती है उन्हें हम लोग कंठोष्ठ वर्ण की संज्ञा देते हैं और कंठ द्वारा जिह्वा और ओष्ठों के स्पर्श से इन वर्णों का उच्चारण होता है और इस कंठोष्ठ वर्ण की श्रेणी में ओ तथा औ स्वर शामिल है और इसके लिए भी संस्कृत में एक सूत्र है जिसे हम लोग उदोतो कंठोष्ठ के नाम से जानते हैं। अब हम लोग दंत्योष्ठ वर्ण के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में दांत और ओठ दोनों की सहायता सम्मिलित रूप से ली जाती है उन्हें हम लोग दंतोष्ठ वर्ण की संज्ञा देते हैं। और दोस्तों इस दंतोष्ठ वर्ण के अंतर्गत केवल वो वर्ण ही आता है, लेकिन कुछ विद्वान इस दंतोष्ठ वर्ण के अंतर्गत फ व्यंजन को भी रखते हैं और इसके लिए भी एक संस्कृत में सूत्र है जिसे हम लोग वकारस्य दंतोष्ठम की संज्ञा देते हैं। अब हम लोग सबसे अंतिम वर्ण के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है अनुनासिक नासिक्य। तो इन वर्ग में मुख और नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण आते हैं और इनके उच्चारण में मुख और नासिका की सहायता सम्मिलित रूप से ली जाती है और इस कोटि में अनुस्वार विसर्ग के साथ साथ सभी पंचमाक्षर वर्ण आते हैं। पंचमाक्षर से मेरा मतलब हर वर्ग का अंतिम वर्ण, जैसे कि अंगो, यो, मूर्धन्त नो, दंत नो और मो। और इसके लिए भी एक संस्कृत में सूत्र है जिसे हम लोग यमंगणनानाम नासिका चौ के नाम से जानते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी ये सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे और अभी अभी जो चर्चा मैंने आप लोगों से करी, इस चर्चा के आधार पर ये एक चार्ट आपकी पुस्तक में दिया गया है। आप लोग इस चार्ट को अच्छे से देख लेना तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि इस चार्ट में कैसे वर्णों को संयोजित किया गया है, कैसे वर्णों को पिरोया गया है। अब आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा कोई कमी नजर आ रही है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में त्रुटि अथवा कमी को मेंशन कर दे ताकि मैं इन फ्यूचर दोबारा से इस प्रकार की गलती को न दोहराऊं। और लास्ट में जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि हो सकता है कि कल जो है मतलब अगले वीडियो सेशन में हम लोग संस्कृत के उन सूत्रों को देखेंगे जिसके माध्यम से वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने में आसानी हो। और अगर हम लोग उन सूत्रों को याद कर लेते हैं दोस्तों तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भविष्य में इस प्रकार से इस लंबे चौड़े चार्ट के माध्यम से वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अब अलविदा दोस्तों, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।